आज ऑर्थो के अंदर अपन पढ़ेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक्यूट ऑस्टोमलाइटिस और उसके बाद सेकेंडरी ऑस्टोमलाइटिस पढ़ा था। अब एक्यूट के बाद आता है क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस। तो जो क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस है, जो ये टर्म है, इसको यूज़ अपन कर सकते हैं क्रोनिक पायोजेनिक ऑस्टोमलाइटिस की तरह। और जो डेवलप्ड जो कंट्री है, वहाँ पर जो ऑस्टोमलाइटिस के जो केस है वो तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर अभी भी ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो जो इसके ट्यूबरकुलोसिस है, ये किस कारण से होता है, इसके कुछ कोज है यहाँ पे। ट्यूबरकुलोसिस एंड फंगल जो इन्फेक्शन है उसके कारण से अपन को ऑस्टोमलाइटिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद आते हैं इसके टाइप्स। ऑस्टोमलाइटिस के 3 टाइप्स होते हैं: क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस, सेकेंडरी टू एक्यूट ऑस्टोमलाइटिस, गेट्स ऑस्टोमलाइटिस एंड बॉडीज एप्सिस। ये दोनों जो है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ये अलग से एक टॉपिक है। उसके बाद करते हैं इसके पैथोलॉजी के बारे में। ऑस्टोमलाइटिस की पैथोलॉजी, जो एक्यूट ऑस्टोमलाइटिस है इसके कारण ही अपन को क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस देखने को मिलता है। एक्यूट ऑस्टोमलाइटिस अपन ने देख लिया, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो एक्यूट ऑस्टोमलाइटिस के कारण अपन को क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस देखने को मिल सकता है। तो ये एक्यूट से क्रोनिक क्यों बन रहा है, तो उसके यहाँ पर कुछ रीजंस है। यहाँ पर अपन को इसके 3 रीज़न देखने को मिलेंगे। तो एक इसका रीज़न है डिले एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। उसके बाद टाइप एंड वायलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद एक और होता है रिड्यूस्ड होस्ट रेजिस्टेंस। तो इनके अंदर क्या होता है ना, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं, जो डिले एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट है इसके अंदर होता है कॉमनेस्ट कोज है फॉर परसिस्टेंट ऑफ ऑस्टोमलाइटिस। तो ये जो है डिले एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, ये जब तक कॉमनेस्ट कोज है ऑस्टोमलाइटिस के आगे जाके बढ़ने का, जिससे एक्यूट से क्रोनिक हो रहा है। तो डिले के अंदर क्या होता है, डिले के अंदर क्या होता है ना, जो स्प्रेड ऑफ पस विद इन द मेडुलरी कैविटी और एंड सब पेरिओस्टियल, जो ये पस होता है ना जो अंदर फील हो जाता है वो स्प्रेड कर जाता है। तो अपन समझते हैं, पहले अपन ने देखा था, मान लो इस तरह से एक बॉडी है, मतलब इस तरह से एक बोन है, ऊपर की तरफ एक बोन है। तो यहाँ से आर्टरीज वगैरह ऊपर जाती है और वेसल्स नीचे आती है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन है ना यहाँ पर फील हो जाता है, फिर यहाँ पे बहुत सारा पस हो जाता है। ठीक है, तो ये पस क्या है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से इधर उधर जाके स्प्रेड होता है। या तो ये ऊपर जा सकता है, दूसरी बोन की तरफ स्प्रेड हो सकता है, या फिर नीचे आ सकता है, या फिर बॉडी से बाहर निकल सकता है। अगर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है तो उसे अपन कहते हैं सब पेरिओस्टियल, और अगर नीचे चला जाता है उसको अपन कहते हैं मेडुलरी कैविटी के अंदर चला जाता है। तो ये जो पस है वो स्प्रेड हो जाता है, जिस कारण से अपन को देखने को मिलता है डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ बोन। जो बोन के जो पार्ट्स है ना वो उनकी डेथ होने लग जाती है। डिस्ट्रक्शन केलस बोन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑन कैविटी विद इन बोन, जिस कारण से क्या होता है ना, जो बोन है केलस जो बोन है उसका डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, एंड कैविटी विद इन बोन, जिसके कारण ना एक कैविटी बनने लग जाती है, वहाँ पे फॉर्म होने लग जाती है। उसके बाद आता है सेकेंड टाइप एंड वायलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ऑस्टोमलाइटिस। अपने देखा था, पर अगर एक्यूट ऑस्टोमलाइटिस का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो उस कारण से अपन को क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस देखने को मिलता है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, जो अपनी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता, जिस कारण से जो बोन वगैरह है या फिर जो वायरस है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, मतलब वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं नॉट एबल टू कंट्रोल द डैमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द हाई वायलेंस ऑर्गेनिज्म एंड इन्फेक्शन परसिस्ट। तो वो क्या है ना, वो इन सबको कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे जो डैमेज हो रहता है ना वो बढ़ता जाता है, जिस कारण से एक्यूट से क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस अपन को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था थर्ड वाला, जिसका नाम है रिड्यूस्ड होस्ट रेजिस्टेंस। अगर जो होस्ट की जो बोन है उसका रेजिस्टेंस अगर कम होता है तो उस कारण से भी अपन को एक्यूट से क्रोनिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है माल न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म इन्फेक्शन परसिस्ट। अगर कोई बॉडी मतलब कोई पर्सन है, अगर वो माल न्यूट्रिशन है, उसके अच्छे से मतलब न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर, तो वो कंट्रोल कैसे कर पाएगा इन्फेक्शन को, उसको कैसे ख़त्म कर पाएगा, जिस कारण से जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है जो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो परसिस्ट कर जाता है, जिससे एक्यूट से आपको क्रोनिक देखने को मिलता है। तो तीनों यहाँ पे खत्म होता है इसकी पैथोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा डिले एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ वायलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस होस्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ अलग से है लिखा हुआ है।
अगर जो अपन ने जो तीन रीज़न पढ़े ना, अगर इसमें से किसी भी कारण से जो इन्फेक्शन है वो परसिस्ट कर जाता है, तो क्या होता है ना, जो होस्ट की जो बोन है, मतलब जो पेशेंट की जो बोन है, वो रेस्पॉन्स करती है। तो वो क्या करते हैं ना, वो जनरेट करती है मोर एंड मोर सब पेरियोस्टल न्यू बोन। तो जो न्यू बोन को वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है, और जो अपनी जो नॉर्मल बोन है उसकी जो थिकनिंग है वो बढ़ जाती है, और वो बहुत मोटी हो जाती है वो बोन। उसके बाद यहाँ पर है, subperiosteal bone is deposited in an irregular fascia so that osteomyelitis bone has an irregular shape surface। जो सब पेरियोस्टल जो बोन का जो डिपोजिशन हो रहा था, उस कारण से इनरेगुलर फेसिया बनता है, और वो जो सरफेस है वहाँ पर जाके बन जाता है, जिससे उसके कारण इनरेगुलर सरफेस अपन को देखने को मिल सकती है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, कंटिन्यूसली डिस्चार्ज ऑफ पस, जो जिससे मतलब कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होगा पस का, एंड फॉर्मेशन ऑफ द साइनस, और साइनस उसके द्वारा बन जाएंगे, पस से साइनस बन जाएंगे। जो फिर साइनस क्या करता है, साइनस ट्रैक गेट फाइब्रॉइड और साइनस बिकम फिक्स्ड टू द बोन। तो जो साइनस होते हैं ना, वो बोन पे फिक्स्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा अपन ने, जो इन्फेक्शन बढ़ गया, इन्फेक्शन बनने के कारण न्यू बोन फॉर्मेशन हुआ, जिससे बोन की थिकनिंग हो गई। उसके बाद जो वहाँ पे जो थे ना, जो कि डिपोजिशन हो रहा था, उस कारण से इरेगुलर सरफेस हो गया, उसके कारण से पस डिस्चार्ज हुआ, पस का डिस्चार्ज होने के बाद साइनस बना, और साइनस के बाद जो वो बोन्स के पे जाके फिक्स्ड हो गया। उसके बाद आता है स्क्वेट्रम। तो इसका अपन डायग्राम देखते हैं बुक से। अपन यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं बोन स्क्वेट्रम का। अपन को इस तरह से थोड़े बोन की तरह नजर आ रही है। नोट द रफ आउटर सरफेस। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो जो ये स्क्वेट्रम होता है ना, ये पीस होता है, पीस ऑफ डेथ बोन, मतलब जो डेथ बोन होती है ना, उसका एक पीस होता है, जो कि क्या करता है ना, सराउंड बाय इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज ट्राइंग टू ईट द स्पेक्ट्रम। जो सराउंड में जहाँ पे इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज है, उसके अराउंड में होता है, और ट्राई करता है ईट द स्पेक्ट्रम। ये पेल होता है, और इसकी जो इनर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, एंड जो आउटर सरफेस होती है वो थोड़ी सी रफ होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, इनवोल्क्रम डेंस स्क्लेरोइड बोन होती है ओवरलाइंग द स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर कुछ सम होल्स अपन को देखने को मिलते हैं, जो कि जो पस है उसको ड्रेन आउट करने का काम करते हैं। जो जो ये होल होते हैं जो कि पस को ड्रेन आउट करने का काम करते हैं, उसको अपन केलोइड्स कहते हैं। ओके, अपन ने इसकी पैथोलॉजी पढ़ लिया। उसके बाद आता है इसके डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज सस्पेक्टेड क्लिनिकली बट कैन बी कंफर्म रेडियोलॉजिकल बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो इसके जो डायग्नोसिस होते हैं क्लिनिकली तो सस्पेक्टेड होते हैं, लेकिन अपन इसका रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के इसको कंफर्म कर सकते हैं। डिजीज बिगिनिंग इन चाइल्डहुड बट मे प्रेजेंट लेटर। तो ये जो डिजीज़ होती है चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, और ये अपन को बाद में भी देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा अपन को कहाँ पर देखने को मिलती है, इसकी कॉमन साइट है लोअर एंड ऑफ द फीमर। फीमर के लोअर एंड पर अपन को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका डायग्नोसिस अपन वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अपन को क्रॉनिक डिस्चार्जिंग साइनस देखने को मिल सकता है। ये इसका कॉमनेस्ट सिम्टम है। तो जो ये साइनस होता है ना, ये साइनस हील फॉर शॉर्ट पीरियड। तो जो ये साइनस है किसी शॉर्ट पीरियड के लिए तो हील तो हो सकता है, लेकिन ये फिर से अपन को देखने को मिलता है, मतलब वापस से रीअपेयर हो जाता है, रीअपेयर विथ एक्यूट एक्सर्बेशन। ओके, यहाँ पर ईच है। ओके, उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ डिस्चार्ज वेरीज फ्रॉम सेरोप्रूलेंट ऑफ थिक पस। क्वालिटी ऑफ डिस्चार्ज है, ये वेरीज करता है इसके थिक पस पे। उसके बाद आता है इसकी हिस्ट्री। तो अपन को इसकी हिस्ट्री में कुछ है ना ऐसे फ्रेगमेंट्स देखने को मिल सकते हैं बोन के। एक्सट्रक्शन ऑफ स्मॉल बोन फ्रेगमेंट फॉर फ्रॉम साइनस, मतलब जो साइनस के यहाँ से पे कुछ स्मॉल बोन्स फ्रेगमेंट्स के देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक्सट्रूशन होता है। एक्सट्रक्शन अपन को वहाँ से निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं उसकी हिस्ट्री में। और जो पेन है यूजुअली मिनिमल, मतलब जो पेन होता है वो कम होता है, लेकिन बट क्या होता है ना, बट एग्रेवेट ड्यूरिंग एक्यूट एग्जासेर्बेशंस। इसके जो जनरल सिम्टम्स है वो फीवर हो सकता है। उसके बाद आते हैं इसके एग्जामिनेशन। अपन इसके दो तरह से एग्जामिनेशन इसको कर सकते हैं, क्रोनिक डिस्चार्ज साइनस के थ्रू एंड थिकन इन रेगुलर बोन के थ्रू।
अपन ने देखा था पहले पैथोलॉजी में कि वहाँ से अपन को साइनस देखने को मिल रहा था। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्रोनिक इन्फेक्शन, तो क्रोनिक इन्फेक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस। तो साइनस फिक्स्ड अंडरलाइनिंग बोन, जो अंडरलाइनिंग बोन है ना वहाँ पे साइनस फिक्स्ड हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है इन्फेक्शन इज कमिंग फ्रॉम बोन, कि जो इन्फेक्शन है वो बोन के अंदर आ चुका है, जिस कारण से अपन को वहाँ पे साइनस देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेट करता है क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस को। उसके बाद जो साइनस है वो सराउंडेड बाय हीलिंग प्रिकल्ड स्कार्स के वहाँ पे सराउंडिंग में हो जाता है। उसके बाद वो इंडिकेट करता है प्रीवियस हील्ड साइनस को। तो ये अपन को बताता है कि इसको पहले भी हील किया गया था और ये वापस हो गया है। तो एक्यूट में अपन ने हील किया था, तो अब अपन को देखने को मिल रहा है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर भी। उसके बाद आता है थिकन इरेगुलर बोन, कंपेयरिंग इफेक्टेड बोन विथ नॉर्मल बोन। तो अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं, नॉर्मल बोन को, इफेक्टेड बोन को। उसके बाद इसकी थिकन जो बोन और इरेगुलर जो बोन है उसको कंपेयर करके देखते हैं। उसके इस तरह से अपन इसको एग्जामिन कर सकते हैं। अपन इसका करेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन अपन किस तरह से करेंगे, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, सीनोग्राम के थ्रू, सीटी स्कैन एंड MRI कराएंगे एंड ब्लड कल्चर का टेस्ट करेंगे। उसके बाद पस के थ्रू अपन इसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, अपन चेक करेंगे थिकनिंग एंड इनरेगुलरिटी ऑफ द कोटिक्स, पेची स्क्लेरोसिस, बोन कैविटी देखेंगे, सिक्वेट्रम अपन ने पहले देखा था कि क्या होता है। और उसके बाद इनवुल्क्रम एंड क्लोएकम में भी विजिबल अपन ने देखा था कि क्या होता है। उसके बाद आता है सिनोग्राम। तो सिनोग्राम में क्या होता है ना, स्टेराइल थिन कैथेटर होता है जिसको अपन इंट्रोड्यूस करते हैं साइनस एज फार एज इट कैन गो, जितना हो सके उतना अंदर जा सके उतना अंदर डालते हैं। उसके बाद रेडियो ऑप्टिक डाई इंजेक्ट करते हैं अपन। उसके बाद अपन इसका एक्सरे लेते हैं, जिसका में क्या होता है ना, ये ट्रेवल करता है टू द रूट ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रूट तक ये ट्रेवल करता है। उसके बाद अपन एक्सरे लेके इसका इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है CT स्कैन एंड MRI, पर्टिकुलर यूज इन बेटर डिफिनेशन द कैविटीज एंड स्पेक्ट्रा। उसके बाद आता है ब्लड, यूजली नो हेल्प। तो ब्लड है इसमें से कोई हेल्प नहीं होती, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये ऐसा नॉर्मल अपन को देखने को मिलता है एंड थोड़ा बहुत एलिवेटेड अपन को देखने को मिल सकता है। टोटल ब्लड काउंट नॉर्मल होता है। उसके बाद है जो पस कल्चर है उसके अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के साथ। उसके बाद टेकन, तो अपन इसको कब लेते हैं, जब अपन जो साइनस है डेप्थ ऑफ द साइनस को प्रॉपर क्लीन करते हैं स्किन को, उसके बाद अपन इसको ले सकते हैं। इफ़ ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो जाता है तो ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है एक्यूट क्रोनिक स्टेज ऑफ डिजीज़ को, और ये हेल्प करता है जो अपन प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके लिए। तो ये थे इसके इन्वेस्टिगेशन। अब अपन पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट। तो जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं ना, इसका एम क्या होता है, एम ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो इसका अंदर क्या करते हैं, अपना एम यही है कि रिमूवल ऑफ डेथ बोन, जो डेथ बोन है उसका रिमूवल करना, एलिमिनेशन ऑफ डेथ स्पेस एंड कैविटीज, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज एंड साइनसेस। तो जो इसके कुछ प्रोसेस होते हैं जो अपन देखेंगे कि अपन कौन कौन से ऑपरेशन करके इसको ठीक कर सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस को अपन हटा सकते हैं उसके डैमेज को। ऑपरेटिव प्रोसीजर जैसे कि स्टेक्टोमी, सोस्टराइजेशन, क्यूरेटेज, इंसिजन ऑफ एन इन्फेक्टेड बोन एंड एम्पुटेशन। तो उसमें के अंदर सबसे पहले आता है सूरेक्सट्रोमी। तो इसके अंदर क्या आता है ना, रिमूवल ऑफ द स्पेक्ट्रम। जब मैंने देखा था कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, इस डायग्राम के अंदर देखी थी, तो इसका रिमूवल करना। इफ इट इज लाइन विथ इन द मेडुलरी कैविटी, अगर ये मेडुलर कैविटी के अंदर है तो विडोस इज मेड इन द ओवरलाइनिंग इनवोल्क्रम एंड स्पेक्ट्रम रिमूवल। तो अपन ने देखा था कि एक अपन इसको निकाल लेंगे इसके थ्रू, विंडोज इज मेड इन द ओवरलाइनिंग। उसके बाद स्पेक्ट्रम रिमूव। उसके बाद आता है एक और जिसका नाम है सोसोराइजेशन। तो अपन इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से डैमेज था तो अपन इस पूरे पार्ट को निकाल देंगे, जिस कारण से जो इन्फेक्शन का जो पार्ट है ना बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहेगा बोन के अंदर। अगर बोन कैविटी इज अ नॉन कोलेप्सिंग कैविटी तो ऑलवेज सम
पेन पुट पस इनसाइड रिस्पॉन्सिबल परसिस्टेंट ऑफ द इन्फेक्शन। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी इनसाइड को इन्फेक्शन रह जाएगा ना तो आगे जाके परसिस्ट कर सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो इसका ट्रीटमेंट आप लोग अच्छे से करना है। कैविटी कन्वर्ट इनटू सोर्सन बाय रिमूविंग इट्स वॉल। तो इसकी वॉल्स को अपन रिमूव करके इस तरह से बना देंगे, इसको अपन कहते हैं सोसराइजेशन। उसके बाद आता है क्यूरेटेज। तो इसके अंदर क्या होता है ना, वॉल ऑफ कैविटी लाइंड बाय इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज क्यूरेट्स until the underlying normal looking bone it's suin। तो इसको अपन जब तक करते हैं, जब तक इसको निकालते रहते हैं, जब तक कि अपन को जो नॉर्मल बोन है जब तक वो नज़र नहीं आ जाए, जब तक अपन उसको निकालते रहना है, ताकि सारा जो इन्फेक्शन वाला जो पार्ट है, इन्फेक्टेड ग्रेनुलेशन टिश्यूज है, सब सारे के सारे निकल जाए और जो इन्फेक्शन है उसको कोई भी चांस ना मिले आगे परसिस्ट करने का। सम टाइम फिलिंग इट विथ जेंटामाइसिन इनप्रेग्नेंटेड सीमेंट बीट्स ऑन लोकल मसल स्लैब। इसके अंदर कुछ सीमेंट भर दिया जाता है जिस कारण से जो सारा जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो निकल जाता है, वो साफ़ हो जाता है। या फिर अपन एम्पुटेशन करके भी इसका टेक्निक मतलब वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी रेयर है। इसके अंदर क्या करते हैं ना, रिमूव द बोन, अपन बोन्स को रिमूव करके इसको ट्रीट करते हैं। आफ्टर सर्जरी वुंड इज क्लोज्ड ओवर अ कंटिन्यूस सक्शन इंट्रीगेशन सिस्टम। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं ना, ये एक टेक्निक होती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक इंटलेट ट्यूब होती है जिसको अंदर डाला जाता है गोइंग टू द मेडुलरी कैविटी, और एक होती है आउटलेट ट्यूब। तो इसके अंदर से जो फ्लूइड है वो निकलता है। तो स्लो सक्शन इज अप्लाइड टू द आउटलेट ट्यूब। तो आउटलेट ट्यूब में एक स्लो सक्शन अप्लाई किया जाता है। तो ये किससे कंसिस्ट होता है, ये फ्लूइड सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड डिटर्जेंट से मिलकर बना हुआ होता है। मेडुलरी कैनाल इज इरिगेटेड इन द वे फ्रॉम 4 to 7 डेज। अपन को 4 to 7 डेज तक करना है, जिस कारण से जो सारा पार्ट है वो निकल जाए। तो ये एक तरह की टेक्निक है, इसको अपन बाद में यूज़ करते हैं। जो अभी अपन ने 3-4 टेक्निक्स देखे, इनको अपन कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक एक करके भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस अपन को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक्यूट एक्सर्बेशन, ग्रोथ अबनॉर्मलिटीज़, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जॉइंट स्टिफनेस, साइनस ट्रैक मैलिग्नेंसी एंड माइलोडोसिस। ओके, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन अपन को देखने को मिल रहा है, जो वो इन्फेक्शन है वो उसका एक्यूट एक्सर्बेशन हो सकता है और वो फ्लेस अप हो सकता है। फिर अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं रेस्ट देके और एंटीबायोटिक्स देके। उसके बाद आता है ग्रोथ अबनॉर्मलिटीज़, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन और ये ऑस्टोमलाइटिस है, जो ग्रोथ डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, मतलब जो ग्रोथ प्लेट है वहाँ पर डैमेज कर सकते हैं, जिस कारण से अपन को शॉर्टनिंग देखने को मिल सकती है और लेंथनिंग अपन को देखने को मिल सकती है। शॉर्टनिंग अपन को देखने को मिलेगी जब ग्रोथ प्लेट है वो डैमेज हो जाएगी, और लेंथनिंग अपन को देखने को मिलेगी बिकॉज इंक्रीज वेस्कुलिटी ऑफ ग्रोथ प्लेट। जो ग्रोथ प्लेट है उसकी वेस्कुलिटी इंक्रीज जाती है ड्यू टू नियर बाय ऑस्टोमलाइटिस, क्योंकि वहाँ पर पास में ऑस्टोमलाइटिस है, इस कारण से, जिस कारण से अपन को डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिल सकती है। इफ ग्रोथ प्लेट डैमेज, अगर ग्रोथ प्लेट डैमेज है तो अपन को डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है जॉइंट्स के अंदर। उसके बाद आता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है क्योंकि जो बोन है वो वीक हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं कंजर्वेटिव मेथड के साथ। जॉइंट स्टिफनेस अपन को देखने को मिल सकते हैं बिकॉज स्केलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड द जॉइंट और ड्यू टू जॉइंट गेटिंग सेकेंडरी इन्वॉल्व। ओके, उसके बाद आता है साइनस ट्रैक मैलिग्नेंसी। ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, अकर्स मैनी ईयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ऑस्टोमलाइटिस। जब अपन को देखने को मिलता है पेशेंट में नीड एम्पुटेशन, तो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपन को इसका एम्पुटेशन करके, मतलब बोन को रिमूव करते हैं या फिर जॉइंट को रिमूव करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट कॉम्प्लिकेशन, ये लेट कॉम्प्लिकेशन है, इसको अपन कहते हैं अमाइलाइडोसिस। तो इस तरह से अपना पूरा कंप्लीट होता है क्रोनिक ऑस्टोमलाइटिस।